Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will solve the problem 6 that appeared in 28 ICO 1996. Basically, this problem belongs to the topic of organic chemistry. You are given several reaction conditions and several functional group interconversions as an aid to solve this problem, and we will have to identify what the compounds are. So let's begin. Are you ready? Yes, sir. अच्छा, गुड. सबसे पहला सेंटेंस, टू आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन्स ए एंड बी कंटेन 85.7 मास परसेंट ऑफ कार्बन. इससे पहले हम आगे बढ़े, आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लें इसका. ठीक है, क्या निकाल सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला? या आपको लगता है कि डेटा इनकम्प्लीट है? जी सर निकाल सकते हैं. ठीक है, वेरी गुड. क्योंकि 85.7% अगर कार्बन है बाय मास, तो मतलब हम 100 ग्राम अगर अज्यूम करते हैं तो इसमें 85.7 ग्राम कार्बन हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं 85.7 को 12 से डिवाइड करूंगा, यानी कार्बन के एटॉमिक मास से, तो कितना आएगा? कुड यू कैलकुलेट? 7.14. 7.14. गुड, ठीक है. अच्छा, दूसरा जो बचा है, दूसरा कंपोनेंट वो क्या होगा? हाइड्रोजन. सिर्फ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं हो सकता ना साथ में, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, इन्होंने लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, ये हिंट इन्होंने दी हुई है. तो इसीलिए जो पूरा का पूरा बचा है 100 माइनस 85.7 कर दें तो वो ये होता है 14.3. ये इसी को इसी के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें तो यही आएगा. ठीक है, ऐसे ही होगा. ये मोल्स आ गए हमारे पास. अगर ये हाइड्रोकार्बन नहीं लिखा होता तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाता, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें ऑक्सीजन भी है, शायद नाइट्रोजन भी है, तो हम नहीं कर पाते इसको, उस पार्ट को. तो इन्होंने इसीलिए हाइड्रोकार्बन लिखकर कार्बन दे दिया, तो अंडरस्टूड है कि हम हाइड्रोजन निकालें. अब आप सिंपलेस्ट रेशियो से उससे मोल से डिवाइड कर लें, 7.14 से 7.14 को और 14.3 को, तो आपके पास कार्बन कितने हो जाएंगे? 1. 1. और H कितने हो जाएंगे? 2. 2 हो जाएंगे. तो ठीक है, यानी कि ये आपका मॉलिक्यूल वो हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया. ठीक है, तो यानी CH2, मैं H को 1 को मैं डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि 1 लिखना जरूरी नहीं होता. CH2 का मतलब है फॉर ईच कार्बन वी हैव डबल हाइड्रोजन. ठीक है, इन कंपाउंड्स A एंड B. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो ये हो गया. जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? अगर मैं C को कोई n नंबर अज्यूम कर लूं, CnH2n हो जाएगा. CnH2n हो जाएगा. अच्छा, और साइक्लिक कंपाउंड है ये. और मैं यही आपसे पूछने वाला था कि ये CnH2n किसको रेफर सर करता है? एल्कीन भी हो सकता है और साइक्लोएल्केन भी हो सकता है. साइक्लोएल्केन भी हो सकता है. वेरी गुड, शाबाश. 2 पॉसिबिलिटीज बचती हैं कि ये एल्कीन है या साइक्लोएल्केन है. ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला एल्कीन का होता है या साइक्लोएल्केन का होता है. साइक्लोएल्कीन नहीं हो सकता. एग्री? यस सर. एरोमेटिक भी नहीं हो सकता. एग्री? एरोमेटिक कंपाउंड भी नहीं हो सकता. और यस सर. और एल्केन भी नहीं हो सकता, ऑब्वियस बात है, सैचुरेटेड मतलब. और ना एल्काइन हो सकता है. तो काफी सारी चीजें एलिमिनेट हो गई. देखिए इतने से इतना सा डेटा है, और इससे देखिए हमें कितना कुछ मिल गया. सिर्फ पहली लाइन पढ़ के ही आप यहाँ तक पहुंच गए कि कंपाउंड या तो एल्कीन है या साइक्लोएल्केन है. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. ये कहते हैं कि जो भी कहते हैं
हम इनको यहाँ से कॉपी करके अपने पास यहाँ सेव करते हैं और फिर यहाँ बैठ के पढ़ते रहेंगे इसको। क्या कहते हैं, ये कहते हैं द हाइड्रोकार्बन ए एंड बी, दो हाइड्रोकार्बन और दोनों आइसोमर्स है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आइसोमेरिक, ठीक है। अच्छा, द हाइड्रोकार्बन ए एंड बी possess द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हिंट दिए, ऑब्वियस बात है, वरना आप ए और बी कैसे बताएंगे। क्या कहा है, द रिएक्शन ऑफ ईच ऑफ द कंपाउंड, यानी ए और बी दोनों इंडिविजुअली अगर रिएक्शन करते हैं किससे, ओजोन विद सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोडक्ट विद जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव्स अ सिंगल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सी। क्या क्लू मिल गया आपको, बहुत बड़ा क्लू मिल गया है। एल्कीन है। साइक्लोएल्केन है। वेरी गुड, शाबाश, ये एल्कीन है, साइक्लोएल्केन नहीं है, क्योंकि इफ यू रिकॉल एल्कीन की ओजोनोलिसिस होती है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटता है, ब्रेक होता है, ठीक है। अब देख रहे हैं हमने ओजोनोलिसिस रिएक्शन पढ़ा हुआ है, बड़ा सीधे तरीके से पढ़ा था जब हम केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन पढ़ते थे। उसमें रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्शन पढ़े थे, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन और डाई हेलोजिनेशन, और बहुत सारे हमने पढ़े थे, ऑक्सीडेशन, ऐसे हमने ओजोनोलिसिस भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एनीवेज, तो ये एल्केन है, सॉरी साइक्लोएल्केन नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज एल्कीन, ये एल्कीन है, ठीक है, हमें पता चल गया ये। और सी प्रोडक्ट बनेगी, लेकिन अब वही बात है, सी क्या है। अब सी के लिए एक हिंट दी है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड सी गिव्स अ सिंगल प्रोडक्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड डी। एल्डिहाइड होगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बेहतरीन अप्रोच। मैं जिनकी समझ नहीं आया मैं उनके लिए लिख रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे कुछ लिखने दीजिए यहाँ पे, ए और बी, ठीक है, ए हो या बी हो, क्योंकि दोनों आइसोमर्स हैं। हम कंडीशन बना रहे हैं, ठीक है। आप अगर ए और बी की क्या करें, ओजोनोलिसिस करें, मैं यहाँ पूरा वर्ड लिख देता हूँ, ओजोनोलिसिस, ठीक है, वर्कअप वगैरह भी होगा तो अंडरस्टूड बात है। तो क्या बनेगा, कोई मतलब ये एल्कीन है तो कोई कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा, ठीक है, यानी कंपाउंड डी बनेगा जो कि कार्बोनाइल होगा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि एल्कीन टूटेगी तो कार्बोनाइल। अब कार्बोनाइल दो किस्म के हो सकते हैं, कीटोन या एल्डिहाइड, और ये फैसला हो चुका है क्योंकि जो डी है, जब आप इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं KMnO4 से, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यकीनन डी जो है वो एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई आपके, ऑब्वियस बात है ये, ठीक है। और अगर ये जो है कंपाउंड, सॉरी ये सी था, उल्टा लिख दिया मैंने, ये डी है, ठीक है। और अगर डी कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि उन्होंने कहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, और सी, देखिए मैं सी लिख रहा हूं पहले, सी एल्डिहाइड है या कीटोन है, और बाद में चूंकि जब डी कह ही दिया इन्होंने कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सी क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। मैं अब नीचे दोबारा लिख रहा हूँ, एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड अगर सी है तो आप इससे एल्कीन का क्लू ले सकते हैं कि एल्कीन क्या होगी। सर टर्मिनल एल्कीन होगा। टर्मिनल, और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता एल्डिहाइड बनने का, सोचे। मैं चले आपको हिंट देता हूँ, सर डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। शाबाश, ये फर्ज करें मैंने इसी रैंडम बनाया है, ये जब कट होगा तो ये एल्डिहाइड नहीं देगा दोनों एंड से। यस सर, देगा, वेरी गुड। अगर ये होगा तब भी दोनों एंड से एल्डिहाइड देगा। तो टर्मिनल भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, इंटरनल भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज वो है जो कही है आपने कि सर डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, ये नहीं हो सकता। क्या ख्याल है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड? यस सर, ये नहीं होगा, क्योंकि ये होगा तो एक कीटोन देगा और एक कार्बोक्सिलिक, एक एल्डिहाइड देगा, और ये तो और भी नहीं हो सकता, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो एनीवेज, यहाँ मैं लिख दूं कि ये एल्कीन तो है, तो हमने पहले ही तय कर लिया था, ओजोनोलिसिस हो रही थी।
और अब एल्कीन की का भी हमें कुछ डेटा मिल गया कि कौन सी एल्कीन है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। और डाई सब्स्टिट्यूटेड कह लें या डाई एल्काइलेटेड एल्कीन कह लें, एक ही बात है, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन एल्कीन से ही हुई होगी। ठीक है ना, ये देखिए कितना हमें कितना डेटा मिल रहा है। आगे ये कहते हैं, मैं ये डिलीट कर दूं, आगे ये कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट आ रही है, यानी ये जो ए और बी पहले ही लिखा था, ए और बी ओजोनलाइज होकर सी दे रहे हैं, तो वो यानी ए भी ओजोनलाइज होकर सी दे रहा है और बी भी, हालांकि ए और बी आइसोमर्स थे। तो ये कैसे मुमकिन है? मतलब ऐसा नहीं है कि ए कोई और ओजोनलाइज प्रोडक्ट दे और बी कोई और दे। इस आई एम सॉरी, एंड नाउ लिसन टू मी अगेन। ये लिखते हैं कि जो सी है वो ए ओजोनलाइज होकर भी सी देगा और बी ओजोनलाइज होकर भी सी देगा। इससे कोई क्लू मिल रहा है? जी स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, ए ओजोनलाइज हो तब भी सी देगा, बी हो तब भी सी देगा, और ए और बी आपस में आइसोमर्स हैं। तो इससे हमें क्या क्लू मिल सकता है? आ रही बात समझ में? वेरी गुड, शाबाश। आयशा नाम है आपका? यस सर। गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी देखिए, रमीशा, याहिया और इस्माइल। देखिए, अगर फर्ज करें ये एल्कीन हो जो कि डाई सब्स्टिट्यूटेड है और बिल्कुल एल्डिहाइड देगी और बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड भी देगी, लेकिन ये जो दो एल्डिहाइड्स देगी ना वो अलग अलग होंगे। एक 2 कार्बन कंटेनिंग होगा, एक 6 कार्बन कंटेनिंग होगा। अगर हमें एक ही एल्डिहाइड चाहिए तो वो उसी वक्त मुमकिन है कि एल्कीन जो ओलिफिनिक डबल बॉन्ड है वो किसी ऐसी जगह पे हो जो कि मिड हो, सिमेट्रिकल हो, ताकि जब वो क्लीव हो तो दोनों एंड से एक जैसा एल्डिहाइड मिले। तो ये डाई एल्काइलेटेड एल्कीन है और सिमेट्रिकल भी है। ठीक है, ये भी हमें एक डेटा मिल गया। तो हम देखें इस तरह नैरो डाउन कर रहे हैं, अपनी सिलेक्शन को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, डी मिल गया था। फिर ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रल डेटा ऑल हाइड्रोजन एटम्स इन दिस एसिड, यानी जो डी जो एसिड है, एक्सेप्ट द वन कार्बोक्सिलिक एसिड, आर कंटेन्ड इन अ मिथाइल ग्रुप्स। ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंपाउंड डी है उसमें एक दो टाइप्स के हाइड्रोजन हैं। एक तो कार्बोक्सिलिक वाला यानी OH, कार्बोनाइल OH जो होता है वो H है, और बाकी हाइड्रोजन जो है वो मिथाइल के साथ अटैच्ड है, यानी CH3 की फॉर्म में है, कोई भी CH2 या CH की फॉर्म में नहीं है। और जब वो CH3 की फॉर्म में है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फॉर्मिक एसिड नहीं हो सकता। वेरी गुड, शाबाश। फॉर्मिक एसिड नहीं हो सकता, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी नहीं हो सकती। हाँ बोलिए। कार्बोनाइल के साथ वाला जो कार्बन होगा उसमें टर्शियरी कार्बन, सॉरी क्वाटरनरी क्वाटरनरी कार्बन हो, शाबाश। यानी ये जो हमने ऊपर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी ये जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये कट करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना देंगे ऑक्सीडाइज करके, तो ये बहुत सारे CH2 आ रहे हैं। लेकिन ये देखिए, अगर हम इसको यूं कर दें, ये मिथाइल ग्रुप लाए, ये मिथाइल ग्रुप लाए, और ये हमें, ठीक है, या तो चले ये मिथाइल यूं लिया है या यूं लिया है, अब कुछ सही बन रहा है और हो सकता है मिथाइल कम हो। क्या ख्याल है? अब देखें गौर से, क्या ये एल्कीन नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकती है। कौन सी वाली? यानी ये सिंपलेस्ट यही है, हम फिलहाल सिंपलेस्ट को रख के चलते हैं। हो सकता है कि ये एल्कीन हो। क्यों? क्योंकि अगर ये एल्कीन है जो कि आपकी सिमेट्रिकल भी है, डाई एल्काइलेटेड भी है, और जब ये क्लीव होगी ओजोनोलिसिस से तो हमें जो एल्डिहाइड मिलेगा
वो एक ही मिलेगा हमें, यानी ये वाला कंपाउंड C, और बाद में ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो हमें ये मिलेगा। अब ये देखें, ये डेटा इन स्ट्रक्चर को पूरा कर रहा है, और अभी A और B चूंकि आइसोमर्स हैं तो इसको भी हम कर सकते हैं सॉल्व। क्या करें, इसके दो आइसोमर कैसे बना सकते हैं इस कंपाउंड के? सर ज्योमेट्रिक आइसोमर हो सकता है ट्रांस और सिस। वेरी गुड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है, यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि ये बिल्कुल ये यूं हो सकता है, ऐसा ऊपर वाला ट्रांस है, नीचे वाला सिस है। इट मे बी लाइक दिस, यूं कर देते हैं इसको और क्लीन कर देते हैं, ऐसा हो सकता है, और ऊपर वाला भी हो सकता है। ठीक है, ट्रांस भी हो सकता है और सिस भी हो सकता है, बल्कि हो क्या सकता है क्योंकि आइसोमर्स है। तो हमने ए और बी काफी हद तक प्रेडिक्ट कर लिया क्योंकि ये हर चीज को पूरा कर रहा है। ये एल्कीन भी है, डाई एल्काइलेटेड एल्कीन भी है, सिमेट्रिकल भी है, फिर उसका एल्डिहाइड भी बनेगा, वो जो एक ही होगा, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा, और ऐसा जिसमें हाइड्रोजन ना हो। अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो हम डेटा पढ़ लेते हैं अभी तक। 6.1 हमने सॉल्व कर लिया था। 6.1 में हमें जनरल फार्मूला बताना था जो हमने बताया था, CnH2n होता है। अब हम डी तक पहुंच चुके हैं। अब हम पहले ये 6 शुरू के सवाल हम कर लेते हैं, यानी हम ये 3 सवाल तो हम निपटा सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलें करते हैं, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। पढ़ें क्वेश्चन क्या कहता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड डी। कंपाउंड डी ये रहा, इन एक्वस सॉल्यूशन एंड इन वेपर फेज। इसमें आप बता सकते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एक्वस में कैसा होगा और वेपर फेज में कैसा होगा। स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ये एक बात याद रखिए, जब इस तरह एक्वस फेज और वेपर फेज की कंडीशन होती है ना, तो इनडायरेक्टली ये आपसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जानना चाह रहे होते हैं। ये कहना चाह रहे होते हैं कि जो वेपर फेज है उसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के इम्कान है, यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, जबकि सॉल्यूशन में नहीं करेगा, एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि वो पानी के साथ कर रहा होगा। एक्वस मतलब पानी होता है। तो बहरहाल वेपर फेज में स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। एक्वस फेज पे तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, या वाटर के साथ करेगा, लेकिन नया लिख देता हूँ, AQUEOUS, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऐसा ही रहेगा, या वाटर के साथ आप दिखा सकते हैं इफ़ यू वांट टू सी, लेकिन वो जाहिर सी बात है वाटर एक अलग मॉलिक्यूल है, हमें डिस्ट्रिक्ट डी पे रखना है। दूसरा ऐसा पॉसिबल है मैं इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाऊं, ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जानना चाह रहे हैं इसकी पर, और वो कैसे पॉसिबल है, इसके लिए मुझे इसको खोल के लिखना पड़ेगा लाइक दिस। यस, आई मे राइट लाइक दिस। देखिए मैं लेट मी फ्लिप इट। हाँ ठीक है, ठीक है, और ये मुझे पूरा चेंज करना पड़ेगा, बल्कि जस्ट गिव मी अ मिनट। ऐसा मैंने इसको ड्रॉ किया। वेपर फेज में ये डाइमर बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल डायमर बनाएगा, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जब आप ने इसको पानी से दूर रखा हुआ है, यानी मॉइस्चर नहीं है इसमें या एक पानी में नहीं है, तो ये अपना एक मॉलिक्यूल अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा तो डायमराइज हो जाएगा। इट विल बी लाइक दिस। कार्बोक्सिलिक एसिड का H एसिडिक है यकीनन,
दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनाइल के ऑक्सीजन के साथ OH, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब कोई एसिडिक हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ जो इंटरेक्ट कर जाए, ठीक है। तो ये आपका फिर हम एक्वस सॉल्यूशन में भी शो करेंगे, क्योंकि उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिलेटिवली ज्यादा होगी। देखिए हाँ कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ, मैं करना ही चाह रहा था, लेकिन वो आपस में नहीं होगी, फिर वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ होगी। वी मे शो लाइक दिस इफ यू प्रेफर, मैं कर देता हूँ ये, वो फिर ऐसी होगी। क्लीन बाद में कर लेंगे इसको। ये वाटर है, ये हाइड्रोजन है, और ये फिर हाइड्रोजन है, सॉरी इट इज हाइड्रोजन, ये वाटर हो गया। ये ले, ये यूं शो कर दिया मैंने, यूं करके लाइक दिस, ठीक है। और फिर दूसरा मॉलिक्यूल मैं बनाऊं, अगर इस जैसा दूसरा यहाँ बनाऊं, तो उसके जो कार्बोनाइल की ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन से बॉन्ड कर जाएगी। चले मैं बना देता हूँ, लेट मी ड्रॉ। वो ऐसा हो जाएगा बिल्कुल, ये डॉटेड दिखाना होगा मैं बॉन्ड, वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, सिर्फ ये नहीं है जो मैंने बनाया है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। इसलिए कॉम्बिनेशंस हैं कि ये वाला जो H है, ये जो बचा हुआ है, ये नए वाटर मॉलिक्यूल के साथ करेगा और यही इसके साथ भी कर सकता है। लेकिन जब वाटर मौजूद होता है, यानी एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो जाहिर सी बात है पानी की कंसंट्रेशन और पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, कई गुना ज़्यादा होगी इस कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में। तो इसलिए सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वाटर ही इन्वॉल्व आप करेंगे, यानी ये बहुत ही कम चांस होगा कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये मॉलिक्यूल जो है व्हाटएवर, ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड करे, सॉरी आपस में एक दूसरे दो माने इंटर है लेकिन दोनों मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड करें। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जब पानी हर जगह मौजूद है तो हर सारी बॉन्डिंग में आपको पानी वाटर मॉलिक्यूल शो करना होगा। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में है और वो वेपर सॉल्यूशन में बस। लेकिन ये है कि एक्वस में मैंने इसलिए पहले नहीं प्रीफर किया था क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल आ रहा था, तो वो फिर से ये इंप्रेशन ना आए कि कंपाउंड डी का स्ट्रक्चर ये है। डी बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। चले खैर आगे बढ़ते हैं। 6.3 राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड सी, वो हम पहले लिख चुके हैं, ये रहा, ठीक है। कंपाउंड सी का फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बेसिकली। अगर वो फॉर्मूला पूछना चाह रहे हैं तो आप लिखते हैं CH3 ब्रैकेट में, ये थ्राइस है, 3 टाइम्स है, फिर C है, फिर CHO है, ठीक है। आप इस तरह लिख दें, ये फॉर्मूला ये कहलाएगा इसका। ये लिख दें, वैसे तो यही बेहतर है, वरना आप Me थ्राइस, मतलब आप दूसरा यूं भी लिख सकते हैं, इट्स मे बी रिटन लाइक दिस एज वेल। लेकिन सर अभी तक तो हम श्योर नहीं है ना कि यही फॉर्मूला होगा, वो सब जस्टिफाई हो जाएगा ना। देखें मैं यही तो बोल रहा हूँ कि डेटा के हिसाब से हम काफ़ी हद तक हमारी जो वो है प्रेडिक्शन है वो यही जा रही है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। बेस्ट है, ये खुद ही क्रॉस चेक हो जाएगा ना बाद में खुद ही क्रॉस चेक हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे हम चल के कोई ऐसा क्लॉज आया जो कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है। आपको सारी एफर्ट बस शुरू में दिखानी है, उसके बाद तो मतलब एक दफा अगर आपने ए और बी सही ट्रेस कर लिया तो फिर तो आप CDEFG व्हाटएवर जो भी आप उसको कर ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, आइसोमर्स ए और बी वो ये रहे, तो मतलब कहने को हमने 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 हमने ये कर लिया है, ठीक है। अब देखते हैं 6.5 हमें कुछ आगे से क्लू मिलता है या नहीं मिलता है। ये कहते हैं राइट द रिएक्शंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए और बी इनटू सी एंड डी। ये जो ए और बी से सी बना है या बाद में डी बना है, इसकी इक्वेशन लिखनी है,
तो वो तो क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। चले पहले कर लेते हैं। वो हमने ऐसे कर लिया है, 6.5 है, 6.6 में इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये देखिए, ए और बी से सी बनाना है। तो ये रहा ए, मतलब ए में आपने ये रखा लेट सपोज ट्रांस एल्कीन, और एरो पे आपने O3 लिखा ओजोनोलिसिस के लिए स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आपने जिंक इन्होंने यूज किया है, या क्या यूज किया इन्होंने, हाँ जिंक यूज किया, ये लिखा हुआ। स्टेप 2 में मैं क्या पूरी क्वेश्चन लिखूं या आप समझ गए? क्योंकि मैं कई दफा करा चुका हूँ। तो समझ गया, गुड सर समझ गए। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो 1 पे यानी ऊपर एरो के ऊपर 1 लिखेंगे, यानी पहला स्टेप O3, दूसरा स्टेप जिंक। तो ये ए बनाएंगे ये, और फिर बी सी में ये बन जाएगा। और फिर यही काम बी के लिए करेंगे तो बी में सिर्फ स्ट्रक्चर शुरू में चेंज होगा, बाकी कंडीशन वही होगी, प्रोडक्ट दोबारा सी बन जाएगी। और सी से जब आप डी आ रहे हैं तो लिखा वही है, यानी ये फॉर्मूला लिखे हैं सी के बदले KMnO4, और फिर डी के बदले ये फॉर्मूला लिखे हैं। एक तरीके से हमने 6.5 का ए भी कर लिया। डी क्या है? राइट द रिएक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी इनटू एफ। अभी बताएंगे एफ क्या है, G1 एंड G2। अच्छा, अब F G1 G2 में पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमने ये पढ़ा नहीं था, आपको याद होगा हमने ये जगह छोड़ी हुई थी। इसको पढ़ के हम बाकी ये जो चीज़ें आपकी F G1 G2 ये भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसको जाहिर सी बात है करने के लिए हमें इसको ऊपर रखना पड़ेगा और इसको यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पढ़े कंपाउंड A इज मोर रिएक्टिव देन B। अच्छा, अब हम फैसला कर लेते हैं कि A सिस है या B सिस है, वो यहीं से यहां से पता चलेगा। इनमें ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सिस या ट्रांस? सर ट्रांस ज्यादा स्टेबल है तो प्रोबेबली सिस। यस वेरी गुड, ट्रांस ज्यादा स्टेबल है तो प्रोबेबली सिस और सिस ही होगा। तो इसका मतलब है अगर ये रिएक्टिव A है तो ये रिएक्टिव आपका ये हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा, ठीक है। ये भी फैसला हो गया। अब देख रहे हैं ये सारी चीजें, रिएक्टिव A है तो सिस को ये नहीं होना चाहिए था। हाँ मैंने उल्टा लिख दिया है। ट्रांस स्टेबल है, ये कंपाउंड A रिएक्टिव इन्होंने कहा है, तो फिर ये A है कंपाउंड, ये B है, ठीक है। थैंक यू फॉर करेक्शन, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब ये कह रहे हैं और जाहिर सी बात है ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले चाहिए होगी, क्योंकि जब आप 6.5 का A कर रहे होंगे तो जो कंपाउंड A से आप C और D बनाएंगे तो उस वक्त आप A इसको मानेंगे, और जब आप B से C और D बनाएंगे तो B आप इसको मानेंगे, ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि ये पहले आपको रफ में काफ़ी काम करना होगा एक दफ़ा, और फिर आपको बस जो अपना स्पेस होगा, डेजिग्नेटेड स्पेस, जो बॉक्सेस होंगे उसमें आंसर लिखना होगा। ये कहते हैं नीचे compound A is more reactive than compound B in the reaction with cold neutral potassium permanganate। न्यूट्रल पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अगर आप ट्रीट करें इसको तो क्या करेगा पोटेशियम परमैंगनेट? डायोल फॉर्म डायोल OH ऐड होगा। वेरी गुड, डायोल बना लेगा। दोनों कोनों पे sp2 कार्बन पे OH आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक जो है, क्योंकि एक के उन्होंने लिखा हुआ है कि कंपाउंड A जब डायोल बनाएगा तो एक ही डायोल बनेगा F, जबकि कंपाउंड B जब डायोल बनाएगा तो दो डायोल्स बनेंगे, यानी वो दो आइसोमर देगा KMnO4 से ट्रीट होकर। ये बात कैसे पॉसिबल है? इस वाला जो है उसमें दोनों डायरेक्शन पे सेम मतलब वो आ जाएगा OH, और ट्रांस वाला है उसमें मतलब एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, और उसमें स्टीरियो दूसरे केमिस्ट्री वाले में आएगी। बिलो और अबव हो जाएगा। अच्छा, लेट्स चेक इट आउट। स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाएगी, वेरी गुड, लेट्स चेक इट आउट। A कहाँ है? ये रहा। लेट मी कॉपी द A। I have copied the A here। इसको ट्रीट करते हैं KMnO4 से और चेक करते हैं क्या हो। अच्छा, KMnO4 हॉट कंडीशन में नहीं है, ये कोल्ड में। अगर हॉट होता तो क्या होता? और एंड प्रोडक्ट क्या होती? ऑक्सैलिक एसिड से।
कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी गुड, यानी ऑक्सीडाइज भी हो जाता लीव होने के साथ साथ। गुड, शाबाश। तो बनाते हैं डायोल भाई। बस ये बताइए कि जो डायोल बनेगा वो सेम साइड से डिलीवरी होगी या अपोजिट साइड से होगी? सेम साइड से होगी। सेम साइड से होगी, क्योंकि सिन सिन होगा। अब मैं इसको वेज कर देता हूं, अगर ये वेज्ड है तो दूसरा भी वेज्ड होगा। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये लाइक दिस। और अगर ये हैज्ड होगा तो दूसरा भी हैज्ड होगा। तो क्या मुझे दो प्रोडक्ट लिखनी चाहिए ये? नहीं सर, सेम ही होगा। वेरी गुड, सेम होगा, क्योंकि अगर आप इसको पूरे मॉलिक्यूल को फ्लिप कर दें, रोटेट कर दें 180 डिग्री पे इस एक्सिस के थ्रू, वर्टिकल एक्सिस के थ्रू, तो ये बन जाएगा। तो बात समझ में आ रही है कि ये कोई डिफरेंट नहीं होगा, ये वही चीज है। ठीक है, तो ये ए जो है इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि ए एक कंपाउंड देगा जिसका नाम है एफ, और वो अकलौता एफ ही है, इसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं है। तो आप ये डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अलबत्ता बी अगर आप लेते हैं तो आपको दो आइसोमर्स मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू देम दो आइसोमर्स मिलेंगे। एक को इन्होंने G1 का नाम दिया है और एक को G2 का नाम दिया है। तो कुड यू डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ G1 एंड G2? सर एक उसमें अबव बिलो हो जाएगा, दूसरा उसमें बिलो अबव हो जाएगा, OH। ये ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि अटैक तो सिन है, पहले भी सिन था, अभी भी सिन है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कुछ? आप सर बिकॉज इनिशियल रिएक्टेंट जो हमारे पास है वो ट्रांस है, तो प्रोडक्ट भी ट्रांस बनेगी। चले पहले बनाते हैं ट्रांस, यानी ये है, मैं पहले डायोल बनाता हूँ, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ दोबारा। ये सब में कंजस्टेड स्पेस हो गया जी, एक मिनट दीजिए। स्पेस बहुत कंजस्टेड है। ओके, ये लेकें, ये अगर मैं इसको वेज करता हूं यानी अबव द प्लेन, तो फिर ये वाला भी अबव द प्लेन होगा। क्या ख्याल है, दोनों सेम, दोनों वेज्ड होंगे ना? सर दूसरा वाला बिलो द प्लेन होगा। आर यू श्योर? यस सर, बिकॉज वो ट्रांस है ना पहले रिएक्टेंट जो है। नहीं, कुछ मिस्टेक कर रही हैं आप। इस वक्त ये ऐसे ही बनेगा। वो तो जब हम इसको रोटेट करेंगे ना, इस मॉलिक्यूल को मैं रोटेट करके दिखाता हूं आपको, यानी ये चीज रोटेट करने के बाद कुछ ऐसा लुक देगी। जब मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी ये रोटेट करने पे ऐसा हुआ है। देखें, डबल बॉन्ड जैसा भी है, दोनों तरफ से OH जो है वो एक ही फेस से आएगा, अटैक सिन ही होगा। तो ये दोनों OH या तो अबव होंगे या बिलो होंगे, जैसे ऊपर थे। लेकिन ऊपर ये मसला था कि ऊपर वाला मॉलिक्यूल था सिमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही थी यूं वर्टिकली। तो इसीलिए जब आपने इसको पूरा फ्लिप किया तब भी वही बात थी, इसलिए मैंने F का दूसरा आइसोमर नहीं बनाया था। लेकिन यहाँ मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, अभी ये दोनों सेम है। लेकिन अब आप ये देखिएगा एक बात, मैं मिटा ही देता हूँ क्योंकि मुझे बार बार बॉदर कर रहा है। हाँ, अब आप ये देखिएगा, अब गौर से देखिएगा, अगर मैं दोनों को बिहाइंड कर देता हूँ, क्योंकि वो इक्वल पॉसिबिलिटी है ना, वो है इक्वल पॉसिबिलिटी, और फिर मैं रोटेट करता हूं अगर, तो आप देखेंगे आपको खुद फर्क नजर आएगा। ये हैज्ड रहा और ये घुमा के वेज्ड हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अब आप इन दोनों मॉलिक्यूल को गौर से देखें, ये आपस में क्या है? इनैंशियोमर्स है जी, वेरी गुड, दे आर इनएंशियोमर्स।
क्योंकि अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये देखिए, हमने बहुत पहले एक दफ़ा एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि अगर आपका जो रिएक्टेंट है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है, वो एक आयरल है और रिएक्टेंट सब कुछ एक आयरल है, तो प्रोडक्ट एक आयरल होगी। और वो एक आयरल दो तरीके से हो सकती है, या तो उसमें मीजोमर होगा, यानी ये F कंपाउंड जिसमें प्लेनो सिमेट्री मौजूद है, यानी कायरल सेंटर है लेकिन मीजोमर है, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल इक्वल अमाउंट में दो एनेंशियमर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब आप एक को कह देंगे G1 और एक को आप कह देंगे G2, जो आपका दिल करे। आप इसको G1 कह दें पहले वाले को, या इसको। कोई क्यूरी है? मुझे लग रहा है आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। आपको जी प्लीज आस्क, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये ख्याल है कि सर जब डी का डायोल बनेगा तो आप पहले ही यानी इसी स्टेज पे एक अबव दिखा दें, एक बिलो दिखा दें, ऐसे ही आप सोच रहे हैं? यस सर। नहीं, अनफॉर्चुनेटली बस जो रोटेशन वाला है ये आप एक बार फिर एक्सप्लेन। हाँ मैं बताता हूँ। देखें, एल्कीन चाहे सिस हो या ट्रांस हो, पहला स्टेप जो होगा यानी जो डायोल बनेगा वो सेम साइड से डिलीवर होगा। यहाँ पर भी सेम साइड से डिलीवर हुआ है, या तो दोनों OH अबव या दोनों बिलो। इधर भी ऐसी होगा, ये दोनों या तो दोनों अबव या दोनों बिलो। ठीक है, अब बाद में चूंकि इसको आप गौर से देखें F को, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, यानी आप यूं कट कर दें तो दो इक्वल हाफ मिलेंगे, तो इसीलिए ये मीजोमर है और इसका दूसरा एनेंशियमर नहीं बन सकता। अगर आप दोनों OH को पीछे भी ले जाएं तो वो सेम मॉलिक्यूल होगा, वो रोटेशन जो 180 डिग्री पे रोटेट होगा तो वही बनाएगा। अलबत्ता इस मॉलिक्यूल को देखिए, ट्रांस वाले को, यानी B से जो G1 बनाया, मैंने दोनों डिलीवरी OH की अबव दिखा दी है। अब मैं इसको रोटेट करने जा रहा हूँ। देखिए ये CC बॉन्ड है, CC बॉन्ड ना, ये जिसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ रेड कलर का। अब ये जो रेड कलर का CC बॉन्ड है, मैंने इसको रोटेट किया है बेसिकली। इसका इसमें दो पोर्शन है, एक लेफ्ट हैंड वाला, एक राइट हैंड वाला। मैंने राइट हैंड वाला पोर्शन यानी ये वाला, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया अराउंड दिस CC बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन हो सकती है, कॉन्फर्मेशंस के मुख्तलिफ बन सकते हैं ना कॉन्फर्मर्स। तो जब मैं रोटेट करूंगा OH ये अबव है, OH जब मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ OH घूम के पीछे की तरफ चला जाए बिहाइंड द प्लेन, ऐसा होगा तो ये जो OH जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये घूम के इस तरफ आ जाए इस जगह पे। या इसमें एक और एटम है हाइड्रोजन, उससे समझ लें, हाइड्रोजन इस वक्त बिलो द प्लेन है, जब वो यानी पीछे की तरफ है, जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा वो घूम के आगे की तरफ आ जाएगा अबव द प्लेन। तो जो तीन ग्रुप्स हैं वो आपके 120 की डिग्री पे आप उसको रोटेट कर दें 120, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन 360 होती है और तीन ग्रुप्स हैं, आप तीन से डिवाइड करते हैं 120 ईच, यानी मैं OH को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूं, तो वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, और टर्शियरी ब्यूटाइल यहाँ से यहाँ आ रहा है, और हाइड्रोजन जो पीछे है वो आगे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये रोटेशन है बेसिकली। अगर आपको ये समझ में आती है G1 की तो G2 की भी आ जाएगी। ठीक है, और अगर नहीं आती है तब भी कोई मसला नहीं, आप यही छोड़ दें, ये रहा ये और ये। देखिए इसको ना यूं छोड़ने में एक शायद आपको धोखा हो कि सर ये तो एक ही कंपाउंड है क्योंकि हम इसको रोटेट करें तो बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसको फ्लिप करेंगे, इस मॉलिक्यूल को उठा के यहाँ लाएंगे तो टर्शियरी ब्यूटाइल ऊपर की तरफ होगा, इसमें नीचे की तरफ है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू परसीव है क्योंकि 3 डायमेंशनल होते हैं मॉलिक्यूल्स, हम इसको 2D पे समझाने की कोशिश करते हैं। सर जब हम G1 को रोटेट करेंगे, OH जो अबव द प्लेन था वो बिलो द प्लेन चला गया, तो ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो अबव द प्लेन आ जाएगा। टर्शियरी ब्यूटाइल ऑन द प्लेन था लेकिन ऊपर की तरफ था, अब वो घूम के नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा, मुझे 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। लेट मी गो फॉर द 3D स्ट्रक्चर, अगर यहाँ से शायद आप समझ जाए। ठीक है, ये आपका OH है रेड वाला, है ना, ये 3 टर्शियरी ब्यूटाइल है, ये रहे ये 3,
ठीक है, ये एक ग्रुप है, ये OH है और ये पीछे हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये देखें यहां से, अब देखिएगा मैं इसको रोटेट करता हूँ, ये देखें मैं यूं घुमा रहा हूँ, देखिए रोटेट कर रहा हूँ। पहले वो कहा टर्शियरी, वो कहाँ था, टर्शियरी ब्यूटाइल ऊपर की तरफ था और OH कहाँ था, अबव था, यानी पहले ऐसा था, ऐसी पिक्चर थी। ठीक है, मैं इसको मिटाऊं, ये करूं ताकि बड़ा हो जाए। तो अब ये देखिए जब मैंने रोटेट किया क्लॉकवाइज, ये देखिए राइट वाला फ्रैगमेंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, रोटेट किया, OH को मैं पीछे ले गया, ये OH पीछे चला गया, तो हाइड्रोजन जो है ये रहा, ये अबव आ गया। और टर्शियरी ब्यूटाइल कल भी ऑन द प्लेन था, आज भी, लेकिन पहले कल यूं था, यानी पहले यूं था, अब वो ये यूं हो गया। OH को अगर आप गौर करें, रेड वाले OH को, पहले OH यहाँ था, अबव द प्लेन था, अब वो बिहाइंड द प्लेन चला गया। तो ये इसकी रोटेशन है, 3 डायमेंशनल व्यू है, लेकिन मुझे पता है ये भी आपको परसीव करने में मुश्किल होगी। बहरहाल कुछ आपको उससे क्लू मिल सकता है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी भी समझ नहीं आया तो मैं और उसको सिंपलेस्ट करके समझाऊं आपको। बताइए। जी स्टूडेंट, तो ये 6.5 का बी है जिसमें हमने ए और बी यानी ए से एफ बनाया है और बी से G1 G2 बनाया है। अच्छा 6.6 पढ़े, कंपाउंड्स G1 एंड G2, ये जो दो कंपाउंड्स हैं, readily react with acetone in the presence of acid and form compound H1 and H2. हाँ भाई, इसके लिए मैं आपको पहले जल्दी से एक रिएक्शन बता देता हूं, गौर से देखिएगा। ये है 1,3 डायोल, जब ये एसीटोन से ट्रीट होगा तो क्या बनाएगा, बना देगा, कीटल बना दे। ठीक है, साइक्लाइज हो जाएगा। मैं आपको ये अलग से एक रिएक्शन बता रहा हूं, फिर वापस अपने इस टॉपिक पे आऊंगा। ये देखिए गौर से, ये एसीटोन है, ये होगा ये कि एसीटोन वाली कार्बन जो है ये यानी कार्बोनाइल कार्बन, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये डायोल के जो हाइड्रोक्सीज हैं ये इस पर अटैक करेंगे और ये दे विल मेक लाइक दिस, ये ऐसा कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें ये आप समझ रहे हैं ना बात, ये जो दो मिथाइल्स आए हैं जिनको मैं रेड कर देता हूं, ये कहां से आए हैं, एसीटोन से, ये एसीटोन सोर्स से आए हैं। दो मिथाइल और कार्बन भी, जाहिर सी बात है, यानी ये जो आपका ये पूरा ग्रुप है ये एसीटोन से आया है। ठीक है, ये बॉन्ड बना नया उसी, ये है जब 1,3 डायोल हो। अगर 1,2 डायोल हो तो क्या होगा, अगर 1,2, ये तो 1,3 है, 1,3 पे 6 मेंबर रिंग बना है, तो 1,2 पे कितना बनेगा, जी स्टूडेंट्स, इफ वी हैव 1,2 डायोल 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, यानी ऐसा हो जाएगा। अब यहां बना लें इसको, क्या ख्याल है, कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, 1,2 में ये बन जाएगा। तो वापस आए अपने काम पे, अब बनाइए G1 से ये एसीटोन ट्रीट करें,
और G2 से एसीटोन ट्रीट करें, G1 से H1 बनेगा और G2 से H2 बनेगा। तो मैं G1 पिक कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ट्रीट करें इसको एसीटोन से, एसीटोन में यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एसिडिक मीडियम लिया है कैटलिस्ट के तौर पे, इसका पूरा मैकेनिज्म है, प्रोटेक्शन ऑफ डायोल इसका टॉपिक है। तो आप बनाएं। अब देखें ये पहले वाले से जरा बनाना मुश्किल है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल दोनों अपोजिट हैं, दूर दूर है। तो वही हमने किया कि CC बॉन्ड को रोटेट किया ताकि OH एक साइड पे आ जाए। तो मैं इस वाले स्ट्रक्चर को प्रीफर करूंगा और इससे मैं बना लूंगा, ठीक है। क्या करूं, बहुत आसान है, बस यूं ये बन गया, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 मेंबर रिंग। और एक चीज का ख्याल हो, क्या ख्याल हो कि ये एक O अबव है, एक O बिलो है, ठीक है। ये लेफ्ट वाला अबव है, राइट वाला बिलो है, क्योंकि वो वहीं से चला आ रहा है। इसको हमने कह दिया है, अगर ये G1 था स्टार्टिंग मटेरियल तो ये H1 हो जाएगा। इसी तरह आप G2 को भी यूज कर सकते हैं। If you use G2 you will have H2। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मुझे वो कंफर्टेबल है, मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कर दूंगा। H2 and just it will be hashed now and this will be hashed now. So any query for H1 H2? ठीक है, shall we proceed? हमने 6.5 तक किया, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं एक्सेलरेट करता हूँ। अच्छा ये तो हमने कर लिया ना, हमने 6.6 तक कर लिया है, ठीक है, ओके। अब है 6.7, कंपाउंड A and F रिएक्ट विद ब्रोमीन। यही पढ़ लेते हैं, A और B ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं। अब आपको A का स्ट्रक्चर पता है और B का पता है, ट्रांस एक्सिस है। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉन पोलर। ये बिल्कुल वैसी है जैसे अभी आपने डायोल बनाए थे दोनों के, इसी तरह आप दोनों की डायब्रोमिनेशन कर दें तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह की इसकी ओरिएंटेशन होगी। एक मॉलिक्यूल डायपोलर 0 देगा, ठीक है, यानी नॉन पोलर होगा, और दूसरा ऑप्टिकली और साथ में ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होगा। तो ड्रॉ द स्टीरियोकेमिकल फार्मूला ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड राइट द रिएक्शन ऑफ इट्स फॉर्मेशन। ड्रॉ द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी बातें हो जाएंगी, यानी सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेट मी कॉपी दिस पार्ट एंड पेस्ट देयर। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं, वैसे आप खुद भी अपने तौर पे समझ गए होंगे, ठीक है। ये नया पार्ट आ गया, ये मैं मिटाऊंगा H2 वगैरह, ये भी मिटाऊंगा ताकि स्पेस बन जाए, और इसको यहाँ रखते हैं। पहले A को सॉल्व कर लेते हैं। A क्या था, सिस, इसकी डायब्रोमिनेशन कर दीजिए सिस की। यही कह रहे हैं ना, क्योंकि जब आप ब्रोमीन से रिएक्ट करेंगे तो 2 ब्रोमीन अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड हो जाएंगे। बस सिर्फ मुझे ये बता दीजिएगा कि वो सिन अटैक होगा या ट्रांस अटैक होगा, या आप बताइए, जल्दी से बताइए। एंटी अटैक होता है जी, एंटी अटैक होगा, यानी डायोल वाले केस में सिन था, इसमें एंटी होता है क्योंकि ब्रोमोनियम आयन बनता है और फिर वो होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें उल्टा हो जाएगा। उल्टे से मतलब है सिस ने जब डायोल बनाया था तो वो एक ही बना था, जिसको हमने F कहा था, कंपाउंड F,
और हमने कहा था कि वो रोटेट भी कर देंगे तो वही होगा। और बी ने जब डायोल बनाया था यानी ट्रांस ने, तो 2 इनएंशियोमर्स बने थे, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स है, यहाँ पे ए से 2 इनएंशियोमर्स बनेंगे और बी से एक ही बनेगा। और ये हम कैसे कह रहे हैं बात मैं बताता हूँ आपको। आपने ये बनाया है, इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या ख्याल है? इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना ऐसा होने की, ठीक है, ये भी हो सकता है। आप इन दोनों को सीधा कर ले, आप समझ जाएंगे। लेट मी क्लीन इट। ऐसा जब ये क्लीन किया, देखें ये इसमें भी वही है, मैंने इस सीसी से रोटेट कर दिया, ये ब्रोमीन पीछे था, मैं क्लॉकवाइज रोटेट करके इसको आगे ले आया। जब मैं आगे लाऊंगा तो जो हाइड्रोजन जो अबव है, जो नजर नहीं आ रहा, वो बैक साइड पे चला जाएगा और टर्शियरी ब्यूटाइल जो इस डायरेक्शन में था वो उस अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी रोटेट। और इसी कॉन्टेक्स्ट में if you rotate the second possible compound, you will have this। ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स हैं, ये ऊपर और नीचे वाला, या ये ऊपर नीचे वाला, ये दोनों तो एक ही है, ऊपर नीचे वाला, ठीक है। जबकि बी के केस में क्या है, उल्टा हो जाएगा डायोल के मुकाबले में। यानी इसमें अगर ये ब्रोमीन है और ये भी ब्रोमीन है, मुझे ये हैश करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको हैश करूंगा और रोटेट करूंगा तो ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा और ये वेट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये नीचे वाला बनेगा ही नहीं और ये जीवन नाम नहीं होगा, इसका कोई और नाम होगा, हम देख लेंगे क्या नाम होगा। तो बहरहाल अब कंपैरिजन पड़ता है। Compounds A and B react with bromine. One of the products of these reactions is non-polar. कौन सी वाली non-polar होनी चाहिए? ठीक है, ये आप बताइए एक बात। और दूसरा आगे पढ़े, एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सी है? ट्रांस वाली ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ट्रांस वाली ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नॉन पोलर भी वही होगी। नॉन पोलर भी वही होगी। आर यू श्योर? देख लें, आप क्वेश्चन पढ़ लें। सर उन्होंने डाइपोल मोमेंट, यस सर, ट्रांस वाली होगी। प्रैक्टिकली इक्वल होगा। सर डाइपोल मोमेंट हम ट्रांस में 0 लेते हैं। अच्छा, तो ये सिस है। सिस की जब डाइब्रोमिनेशन हुई, दोनों अलग अपोजिट फेजेस से ब्रोमीन ऐड हुए और आपने बाद में इसको रोटेट किया और 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये इनएंशियोमर्स बन गए और नीचे में वो बन गए। तो बस ये क्वेश्चन हो गया, इसको मैं देखता हूँ दोबारा। कंपाउंड ए एंड बी रिएक्ट विद ब्रोमीन, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज नॉन पोलर एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें ये मीजोमर है, ये वाली नीचे वाली यानी बी वाली, बी से जो प्रोडक्ट बनेगी। और बाकी ये कायरल सेंटर निकालने को उन्होंने कहा है, क्या आप निकाल सकते हैं? बताइए इसका क्या होगा, पहले वाले का, इसका जो पहला कायरल कार्बन है यानी कि लेफ्ट वाला, ये सर जो ब्रोमीन जिनसे अटैच है वो दोनों कायरल है। नहीं आर है या एस है, ये पूछना चाह रहे हैं। ये नंबर 1 प्रायोरिटी, ये नंबर 2 क्योंकि ब्रोमीन यहां से करीब है, दूसरा ये टर्शियरी ब्यूटाइल नंबर 3, ऐसी है आर हो जाएगा। तो ये आर हो जाएगा और एस चूंकि बिहाइंड द प्लेन है, इट विल बी आर लाइक दिस, ठीक है। ये आर हो गया। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ साइज में, शुड बी 8। तो फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा बताइए। ये दूसरा भी आर हो जाएगा। दूसरा भी आर हो जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि 1 2 3 एंटी क्लॉक है लेकिन ब्रोमीन हाइड्रोजन अबव है, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। वरना यहाँ से समझ लें, यहाँ से समझना ज्यादा आसान है।
ये R है, दूसरा भी R है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये SS हो जाएंगे, S और S ऐसी होगा ना। यस सर। क्योंकि ये इनएंशियोमर है तो हम वैसे ही पहले भी कह चुके हैं कि बिल्कुल इन्वर्जन हो रही है, दोनों कायरल सेंटर जो है वो इन्वर्ट हो रहे हैं। सर ये जो सिस वाले से कंपाउंड प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वो भी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकते हैं अगर रेसिक मिक्सचर प्रेजेंट हो तो। बिल्कुल हो सकता है। देखिए ऑप्टिकली इनएक्टिव जो है ना वो 3 तरह के कंपाउंड होते हैं, या तो उसमें कायरल सेंटर ही नहीं है, वैसे ही मतलब सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो भी हो सकता है, मतलब वो तो होता ही है। मिसाल के तौर पे ये बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, रैंडम बना देता हूँ, ये फर्ज करें ये 2 सेम ग्रुप लगे मिथाइल। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कायरल सेंटर मौजूद है लेकिन इसमें सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वो मीजोमर कहलाता है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि कायरल सेंटर है और वो है मॉलिक्यूल कायरल, लेकिन उतनी ही अमाउंट में उसका अपोजिट इनएंशियोमर मौजूद है, यानी अपोजिट कॉन्फिगरेशन के साथ, तो कंबाइंड इफेक्ट जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को 0 कर देगा। तो 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन बी जो है ना, इसका जो इंडिविजुअल मेंबर है ये कायरल है और ये इंडिविजुअली कायरल है, ठीक है, जबकि बी नहीं सॉरी ए, जबकि बी जो है ये है ही, ये तो सिरे से ही ए कायरल है। अब ये कह रहे हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव दोनों ही हैं, बस फर्क ये है कि ये इनएंशियोमेरिक है आपस में, तो ये रेसिमिक मिक्सचर है और ये आपका मीजोमर है। तो ये बताइए क्या होगा, ये R होगा, दूसरा S हो जाएगा, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये तो और भी है। ये कहते हैं, कॉपी कर लेते हैं हम, या चले यहीं पढ़ लेते हैं, ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, ओके। एल्कीन्स रिएक्ट विद peroxo acids with the addition of oxygen to the double bond to form a 3-membered oxygen containing ring। ये तो यानी epoxidation वाली बात है। This epoxidation reaction is highly stereospecific to retain the relative positions of substituents at the end to which the oxygen atom is attached। ये थ्योरी है, आपको पता ही है कि एल्कीन जब आप ट्रीट करते हैं peroxo acid से तो पाई बॉन्ड टूटता है और ऑक्सीजन बीच में आ जाता है और इपॉक्साइड बनता है 3-membered रिंग, और मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इपॉक्सिडाइजिंग एजेंट के तौर पे, और ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। मतलब जो स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, वेदर सिस और ट्रांस, वो ही रिप्रोड्यूस होती है प्रोडक्ट के अंदर। ऐसे रिएक्शंस जिनमें स्टार्टिंग मटेरियल की स्टीरियो केमिस्ट्री डिक्टेट करे प्रोडक्ट को, यानी वो बताए कि प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होनी चाहिए, उन रिएक्शंस को स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं। जब रिएक्टेंट डिक्टेट करे, वो रिएक्टेंट खुद आपको ओरिएंट करे या डायरेक्ट करे कि नहीं ये केमिस्ट्री बनाओ, ये स्टीरियो केमिस्ट्री बनाओ, उसको स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं। बस यूं समझ लें आसान लफ्जों में, सिस एल्कीन गिव्स सिस इपॉक्साइड एंड ट्रांस एल्कीन गिव्स ट्रांस इपॉक्साइड, ये स्टीरियो स्पेसिफिक कहलाता है। ये तो थ्योरी लिखी थी, असल सवाल यहाँ से शुरू है। क्वेश्चन है द इपॉक्सिडेशन ऑफ कंपाउंड A by peroxoacetic acid yields a single compound K, जबकि B जो है वो आपको L1 और L2 दे रहा है। ये असल में सारे सवाल एक जैसे ही है, मैं आपको सच बताऊं तो डायोल में भी यही केस था और ब्रोमिनेशन वाले में भी यही केस था, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। स्टीरियो केमिस्ट्री पहले भी हमने यूज की थी, मैं इसको दिखाता हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। ये क्या यूज किया है, MCPB इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, जो किया हम वही लिख देते हैं, peroxo acetic acid, ठीक है, काम वही है, peroxo acetic acid, ठीक है। तो इट विल श्योरली व्हाट विल इट डू, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। हाँ, बस मुझे एक चीज बता दें,
मैं इसको जरा जूम कर लूं और मुझे डबल बॉन्ड डिलीट कर दूं। मैं क्या करूं ये पहले बताएं। इपॉक्साइड जाहिर सी बात है ये भी एक फेज से डिलीवर होगा, तो या तो मैं इसको यूं लिखूं या बिहाइंड द प्लेन लिखूं। क्या दोनों अलग हैं या एक ही हैं? ये दोनों सर एक ही है। एक ही हैं, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये मीजोमर है। बिल्कुल वैसी है जैसे अभी डायोल किया था KMnO4 के साथ, वहां पे हम दोनों तरफ OH अबव कर रहे थे, ये बिलो कर रहे थे, इसलिए मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो लिखा है, दोबारा क्वेश्चन पढ़े। सिंगल कंपाउंड के, ये के है भाई, दिस इज के। दूसरा बी अगर है तो इधर दो इरेंशियोमर्स बनेंगे, बिल्कुल वैसी है जैसे अभी डायोल पढ़ा था। आप डायोल देख लीजिएगा दोबारा। मैं इसको डिलीट करके ये वाला एरो ले लेता हूँ ताकि कॉपी पेस्ट हो जाए, और पहले मैं ये बनाता हूँ, फिर आपको ऊपर वाला ही बना के दूंगा। क्या करूं इसमें अबव करके देखता हूं एक दफा। तो ये ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये अपने आप इसको क्लीन कर रहा है सॉफ्टवेयर। मैं इसको सही करता हूं। लेट मी डू दिस। ठीक है, या तो ये अबव होगा, ओके, या मैं इसमें बिहाइंड द प्लेन डिलीवरी दिखा दूं। तो ये क्या दोनों एक ही होंगे या अलग होंगे? ये अलग होंगे क्योंकि 180 डिग्री पे रोटेट कर स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल वही कहानी है जैसे हमने पहले की थी। वापस हम इसको जैसे हमने डायोल में किया था बिल्कुल वैसी है, बल्कि मुझे उस वक्त बताना चाहिए था आपको, ज़्यादा अच्छा रहता। इट विल बी लाइक दिस। जब ये रोटेट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ऊपर से नीचे रोटेटेड वर्जन है इसका। ठीक है, एक को आप क्या कहना है, जो भी इन्होंने कोड दिया अभी हम देख लेते हैं क्या कोड किया। ये हैश टू जाएगा तो ये हैश टू जाएगा। क्या कोड दिया मुझे देखने दें। L1 L2 का है इन्होंने क्या, हाँ L1 L2 है, तो एक L1 है, 1:1 का रेशियो है, यानी वही बात हो गई। ये L1 है तो फिर ये L2 है। ये ऊपर नीचे वाले एक ही है, ये तो मैंने रोटेट करके दिखाया आपको। ठीक है, बल्कि पहले मैंने लास्ट टाइम ऐसा बनाया था, है ना, रोटेट यूं था, सॉरी, तो मैं यूं ही कर लेता हूँ उसको ताकि पैटर्न एक ही रहे। और यहाँ मैंने और लिखा था, मुझे याद आ गया डायोल के केस में, तो ऐसा कर लेता है ताकि एक पैटर्न रहे। ठीक है, तो ये L1 है, ये L1 है, ये L2। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ लें। द ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड A विद पेरोक्सोएसिटिक एसिड यील्ड अ सिंगल कंपाउंड K अंडर द सेम कंडीशन B गिव्स द मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स L1 and L2। सवाल है, इज द कंपाउंड K ऑप्टिकली एक्टिव, यस और नो? नो, नहीं, मेसोमेरिक कंपाउंड है, यानी है ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो आप कहेंगे नो। फिर कहते हैं ड्रॉ द स्टीरियोकेमिकल फार्मूला ऑफ K, वो भी बना दिया हमने। आर द इंडिविजुअल कंपाउंड L1 and L2 ऑप्टिकली एक्टिव और नो, यस और नो? यस सर, इंडिविजुअल ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ, अब देखें ये थोड़ा कंफ्यूज किया है, इंडिविजुअली ये एक्टिव ही कहलाएंगे लेकिन ओवरऑल इनएक्टिव है ये मिक्सचर, क्योंकि ये रेसिव मिक्सचर है, लेकिन इंडिविजुअली एक्टिव कहलाएगा। अच्छा, ड्रॉ द स्टीरियोकेमिकल फार्मूला ऑफ L1 L2, तो हमने ये भी बना लिया। तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट, मुश्किल नहीं था, अब करने के बाद आपको अंदाजा हो रहा होगा। लेकिन देखें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, जो हम सादा रिएक्शंस पढ़ते हैं ना, एल्कीन एल्काइन वगैरह, जो मैं कई दफा बोलता रहता हूँ इनकी बात, वो वही होते हैं। ये कोई देखें कोई भी एक नया रिएक्शन अभी तक नहीं आया है। मैं अगर आपसे इंडिविजुअली बात को तोड़ के पूछूं तो क्या आपने एल्कीन की डायब्रोमिनेशन वाला रिएक्शन नहीं पढ़ा? सिंपल एल्कीन प्लस Br2 डायोल बनता है, डायो हेलो एल्केन बनता है। आपने डायोल वाला भी पढ़ा है, आपने ओजोनोलिसिस भी पढ़ा है, और बहुत सारे और थे, जब याद नहीं इस क्वेश्चन में क्या था। आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने एम्पिरिकल फार्मूला का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो दैट वाज द क्वेश्चन दैट अपीयर्ड in 1996
24th ICO in Moscow. Probably before your birth, this question came into ICO. So hope you enjoyed doing this, or it will surely refresh your knowledge, the background knowledge of the organic chemistry. So with this end node, I would like to end my today's lecture. Inshallah, in the next lecture, we will be discussing some more challenging problems of ICO, so that you may prepare yourself for your upcoming exam, 53rd ICO, to be held on 28th July in Japan through the online medium. Allah Hafiz.